Good afternoon, everyone. So today we are going to start with a topic that is President of India. चैप्टर 5 के अंदर है ये, पार्ट 5 के अंदर यूनियन एग्जीक्यूटिव जो चैप्टर है हमारा, उसके अंदर हम प्रेसिडेंट डिस्कस करते हैं. ओके, तो प्रेसिडेंट के अंदर यार इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ज़्यादा कवरेज भी बहुत है, चैप्टर्स इसके अंदर डायमेंशंस बहुत है. ठीक है, इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए या मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, समवेयर डाउन द लाइन इस पे क्वेश्चंस फ्रेम होता ही है, वेदर इट्स बीन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट. गॉट इट? सो जो हमारा मेन एरिया होगा प्रेसिडेंट को कवर करने का, वो होगा उसका पहले तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं. अब यार ये चीज फैक्चुअल है, इंपॉर्टेंट इसलिए है कि जब भी हम लोग मेंस के आंसर्स लिखते हैं ना, तो उसके अंदर हमारी ऑब्जेक्टिविटी कितनी इंक्रीज रहती है, हमारा फैक्चुअल बेस कितना स्ट्रांग है. क्योंकि कोई भी आप पॉइंट लिख रहे हो ना, उसको सब्सटेंशिएट करने के लिए एक फैक्चुअल ओरिजिन होना जरूरी है, वेदर इट्स अ सुप्रीम कोर्ट जजमेंट या फिर कोई आर्टिकल हो या फिर मतलब यही दोनों चीज़ें मेजरली हम लोग यूज़ करते हैं GS2 के आंसर्स के लिए. ओके, या कोई लॉ हो गया या कोई आर्टिकल्स हो गया. ओके, कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस फर्स्ट हम लोग पार्ट डिस्कस करेंगे. सेकंड हम लोग करेंगे इसके इलेक्शन और क्वालिफिकेशन. थर्ड हम लोग करेंगे इसके पावर्स के ऊपर. अब पावर्स कई तरीके की हैं, एग्जीक्यूटिव पावर्स, लेजिस्लेटिव पावर्स, ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर, लेजिस्लेटिव में इसकी वीटो पावर्स आ जाती हैं. ओके, और हमारे अंदर आती हैं ये पार्डनिंग पावर्स, या हम लोग इसको जुडिशियल पावर्स भी बोलते हैं. और वन ऑफ द मोस्ट कॉन्ट्रीवर्शियल पावर जो हम लोग इसको कह सकते हैं वो है इसके इमरजेंसी प्रोविजंस. इमरजेंसी वाला चैप्टर होगा, उसमें भी सेपरेटली पढ़ेंगे, पर इसमें भी थोड़ा सा देखेंगे हम लोग कि कैसे प्रेसिडेंट के इमरजेंसी प्रोविजंस जितने भी होते हैं वो कैसे न्यूज़ में रहते हैं, या समवेयर डाउन द लाइन स्टेट इमरजेंसी जो आर्टिकल होता है 356 कैसे इतना ज़्यादा हाइप में रहता है कि क्या उसके अराउंड इश्यूज रिवॉल्व करते हैं, क्या उसके अराउंड कंट्रोवर्सीज रिवॉल्व करती हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे. गॉट इट? डिप्लोमेटिक पावर्स भी होती हैं, फिर इसके बाद इसकी मिलिट्री पावर्स होती हैं. ही और शी इज़ द चीफ ऑफ ऑल थ्री फोर्सेस, ही इज़ द चीफ कमांडर ऑफ ऑल थ्री फोर्सेस, नेवी, एयर फोर्स एंड आर्मी. ओके, सो लेट्स फोकस अपॉन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. अब इसमें हम लोग स्टार्टिंग से पढ़ते हैं. ये रहा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये इसके मेजर आर्टिकल हैं. अब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया पढ़ने से पहले इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन या पॉलिटिकल पोजीशन की जरूरत नहीं, कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जो एज अ पोजीशन डेवलप हुआ है हमारे इंडिया के अंदर. अब यहाँ सिंपल सी बात है यार, दो तरीके की गवर्नमेंट होती है. ओके, प्रेसिडेंट समझने से पहले ये चीज़ समझो कि दो तरीके की गवर्नमेंट होती है, एक होती है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और एक होती है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंशियल. ओके, हमारे इंडिया के अंदर कौन सी फॉलो की जाती है? अब ब्रिटिशर्स ने 250 ईयर्स रूल किया यार हम पर, तो ऑब्वियसली वो लोग भले ही उनका इकोनॉमिक मोटिव कैपिटलिज्म था, पर उन लोगों का पॉलिटिकल भी मोटिव था एक, कि पॉलिटिकली वाइज इंडिया जो फ्रेगमेंटेड है बहुत सारे प्रिंसली स्टेट्स में, बहुत सारे डिफरेंट रीजन्स में, इंडिपेंडेंट स्टेट्स के अंदर जो डिवाइडेड है, उसको एक पॉलिटिकल एम्पायर के अंदर एक पॉलिटिकल सिस्टम दिया जाए ढंग से. ओके, हम लोग उन्हीं से इंस्पायर्ड थे. हमारे जो लोग जितने भी थे, बीट फ्रीडम फाइटर्स, बीट जितने भी रेनेसांस के हमारे सोशल रिफॉर्म जो थे, हमारे सोशल रिफॉर्मर्स थे, वो सब उनके पॉलिटिकल सिस्टम से इंस्पायर्ड थे. तो जितना भी हमारा पॉलिटिकल डेवलपमेंट हुआ है, पॉलिटिकल हमारा जितना भी एक तरीके से कह सकते हैं फाउंडेशन बेस हुआ है, वो ब्रिटिश के पार्लियामेंट्री सिस्टम पर हुआ है. बेसिक एक हमेशा इसका याद रखो कि पार्लियामेंट्री फॉर्म के अंदर जो सिटीजन्स होते हैं वो लेजिस्लेटिव को इलेक्ट करते हैं, लेजिस्लेटिव आगे एग्जीक्यूटिव को
इलेक्ट करता है। यहाँ एग्जीक्यूटिव हमारा लेजिस्लेचर से निकल के जाता है, बट प्रेसिडेंशियल में जो सिटीजन्स होते हैं वो लेजिस्लेटर्स को अलग इलेक्ट करते हैं और एग्जीक्यूटिव को अलग इलेक्ट करते हैं। अब कौन सी कंट्रीज के अंदर ये फॉलो होता है, एग्जांपल इसका है बहुत फेमस यूएस, ये आपको पता है, ये इंडिया हो गया या यूके हो गया, यूएस हो गया, चाइना हो गया, यहाँ प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट फॉलो की जाती है। गॉट इट। तो अब फैमिलियरिटी बहुत ज़्यादा थी, ठीक है। पूरा पॉलिटिकल सिस्टम, पूरा तो नहीं कह सकते बट मेजरली जो हमारा फॉलो हुआ है वो यूके से हुआ है। अब अगर यूके से हुआ है तो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशंस, कॉन्स्टिट्यूशन पोस्ट या जितना भी जिस तरीके से पार्लियामेंट वर्क करता है या प्रेसिडेंट वर्क करता है, प्राइम मिनिस्टर वर्क करता है, वो उन्हीं लोगों से कॉपी किया हम लोगों ने। जैसे ब्रिटिश के अंदर किंग और क्वीन का कंसेप्ट होता है, दे आर मोनार्कियल हेड, ठीक है, दे आर सेरेमोनियल हेड एक तरीके से कह सकते हैं। बस वो वहाँ पर अवेलेबल होते हैं, उनका बहुत मेजर वर्क नहीं होता, पर जितना भी वर्क हो रहा है ना वो उनके नेम पे लिया जाता है, उनके सिग्नेचर्स होते हैं, वो अथॉरिटी है, एक साइनिंग अथॉरिटी है, जस्ट दैट्स इट, ठीक है। इतना मेजर और इफेक्टिव रोल प्ले नहीं करते। इसीलिए हमारे इंडिया के अंदर दो टर्म्स यूज होती हैं, दैट इज नॉन एज डी जूरे एंड डी फैक्टो। अब समझ लो जो फट्टे उठाता है, पंजाबी में बोलते हैं फट्टे चकते, तो भाई फट्टे उठाने वाला है प्राइम मिनिस्टर, जो एक्चुअल में रियल काम करता है। और भाई डी जूरे वाला काम तो नहीं कर रहा बट उसका नाम हर जगह यूज हो रहा है, ओके। तो ये हो गया हमारा प्रेसिडेंट, या इसको बोल सकते हैं नॉमिनल हेड ऑफ द स्टेट, और ये एक्चुअली में होता है रियल हेड ऑफ द स्टेट। हम लोग यूज करते हैं नॉमिनल और रियल जीडीपी, इकोनॉमिक्स में आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है। इन्फ्लेशन से एडजस्टेड जो जीडीपी होती है वो रियल जीडीपी आती है, नॉमिनल जीडीपी के अंदर बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं वो इंक्लूड नहीं किए जाते। सिमिलरली ये भी कंसेप्ट है कि रियल में एक्चुअल में पावर है प्राइम मिनिस्टर के पास, और यहाँ जो प्रेसिडेंट के पास पावर है वो शो करने को, पर एक्चुअली में पावर है नहीं, वो इफेक्टिव पावर उसके हाथ में कुछ भी नहीं है, उसके पास सिग्नेचर लग रहा है वहां पर। गॉट इट। फिर आते हैं हम लोग हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, मैंने आपको प्रेसिडेंट बता दिया, सेरेमोनियल हेड एक तरीके से, बस उसका नाम यूज हो रहा है हर जगह पर, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट पावर्स हैं, पर पावर्स दे आर बीइंग एडवाइज, दे आर बीइंग प्रैक्टिस्ड बाय द एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो प्रेसिडेंट हमारा ऐसा कुछ कर नहीं सकता, जो कर रहा है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ही कर रहा है, उसी के हाथ में है सारा कुछ। तो प्रेसिडेंट का देखो यार, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होल्ड्स हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस फर्स्ट, ठीक है, सॉरी, इन द कंट्री एंड प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन द फंक्शनिंग ऑफ द इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम। सिग्निफिकेंट रोल ऑब्वियसली प्ले करेगा बिकॉज हर एक डॉक्यूमेंट इस पे साइन किया जा रहा है, ठीक है। हर एक डॉक्यूमेंट, हर एक ट्रीटी, सब कुछ प्रेसिडेंट के नेम पर हो रहा है। अब एग्जीक्यूटिव पावर, आर्टिकल्स इसमें इंपॉर्टेंट है। 53 के अंदर एग्जीक्यूटिव पावर्स हैं, 54 के अंदर मैनर ऑफ द प्रेसिडेंट इलेक्शन है, ठीक है। इलेक्टोरल कॉलेज के बारे में मेंशन किया जाएगा, इलेक्टोरल कॉलेज के अंदर कौन होता है। अब स्टार्टिंग में पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था प्रीएम्बल के अंदर कि सॉवरेनिटी की बात हुई थी, डेमोक्रेटिक की बात हुई थी, रिपब्लिक की बात हुई थी। रिपब्लिक के अंदर हमने डिस्कस किया था जो प्रेसिडेंट ऑफ द स्टेट है वो इनडायरेक्टली इलेक्टेड है। अब इनडायरेक्टली इलेक्टेड मैंने उस वक्त कहा था कि आगे प्रेसिडेंट के जो लेक्चर होगा उसमें डिस्कस करेंगे। तो इनडायरेक्टली इलेक्टेड का मतलब ये होता है जितने भी इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, इलेक्टेड मेंबर ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा, दे पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन प्रोसेस ऑफ प्रेसिडेंट। उनका एक फॉर्मूला होता है, वेटेज दिया जाता है एमएलए की वोट को, एमपी की वोट को, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की, उन दोनों की वोट्स को वेटेज दिया जाता है। फिर सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम होता है, उसके अंडर प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है। नॉमिनेटेड मेंबर नहीं है, ये बहुत माइन्यूट सा फैक्ट है, प्रीलिम्स के क्वेश्चंस में भी आता है, टेस्ट सीरीज में भी रिवॉल्व होता रहता है कि नॉमिनेटेड मेंबर किसी भी हाउस के, और लेजिस्लेटिव काउंसिल हाउस जो होता है, सेकंड हाउस होता है, जो सेकंड चैम्बर होता है स्टेट के अंदर, वो पार्टिसिपेट नहीं करता इसमें। 57 के अंदर क्या है, री इलेक्शन हो सकता है प्रेसिडेंट का सेकंड टर्म के लिए। 50 आउट में क्या है उसके, 58 में क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन है, सिंपल सी है, कुछ नहीं है, कोई एकदम ऐसे पीएचडी नहीं मांग रखा, नॉर्मल है। सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, 35 साल का होना चाहिए, और लोकसभा के लिए मेंबर होना चाहिए, वो एलिजिबल होना चाहिए, ठीक है। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड ना करता हो ऑब्वियसली। उसके बाद देखिए आर्टिकल 59 के अंदर क्या है, ओथ्स एंड अफर्मेशन। अब ये बहुत नया वर्ड सुनोगे आप लोग, ओथ्स एंड अफर्मेशन। सिंपल से एग्जांपल बताता हूँ, स्कूल्स वगैरह में जाते थे, असेंबली अटेंड करते थे, प्लेज लेते थे, वी द पीपल, मतलब आई सोलेमनी रिजॉल्व, इस टाइप का जो प्लेज होता था, हर एक स्कूल्स में डिफरेंट तरीके का प्लेज, एक तरीके से कि हम अपनी कंट्री की रक्षा करेंगे, वी आई कंसीडर ऑल माई स्टूडेंट्स एज माई ब्रदर्स एंड सिस्टर, इस टाइप का जो प्लेज होता था। ओथ एंड अफर्मेशन के अंदर भी कंसेप्ट यही है।
कॉन्स्टिट्यूशन की पर्सपेक्टिव में आप कॉन्स्टिट्यूशन को एलिगेंस कर रहे हो कि कॉन्स्टिट्यूशन की वैल्यूज़ को आप हमेशा अपहोल्ड करोगे। ओके, ये ओथ्स कहाँ पर मेंशन है? आर्टिकल 59 के अंदर। आर्टिकल 60 के अंदर मेंशन है वाइस प्रेसिडेंट के बारे में। अब देखो, प्रिंसिपल होता है, वाइस प्रिंसिपल होता है, सिमिलरली प्रेसिडेंट होता है, वाइस प्रेसिडेंट होता है। अब वाइस प्रेसिडेंट का काम तो होता है राज्यसभा के अंदर बैठना, बट सपोज इन केस अगर प्रेसिडेंट की कभी डेथ वेथ हो जाए या कुछ इश्यू हो जाए और प्रेसिडेंट ना अवेलेबल हो, तो उसकी एब्सेंस में इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल सिस्टम को चलाने के लिए तो वाइस प्रेसिडेंट उसकी चेयर पे बैठता है। उसका नाम ही वाइस प्रेसिडेंट है, इसलिए वाइस प्रेसिडेंट को बोलते हैं ही इज अ एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। 2 हाउस होते हैं पार्लियामेंट में, लोकसभा, राज्यसभा। तो राज्यसभा का हेड कौन होता है? वाइस प्रेसिडेंट। गॉट इट? 61 के अंदर है इम्पीचमेंट। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, इम्पीचमेंट। इम्पीचमेंट मीन्स रिमूवल ऑफ द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट को हटाना कैसे है कुर्सी से? सपोज वायलेशन, इसका एक ही वैसे ग्राउंड है, ब्रीच ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन या वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। वेग है काफ़ी, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ने डिफाइन नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने डिफाइन नहीं कर रखा, नहीं तो कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइंड है। तो कॉन्स्टिट्यूशन की वैल्यूज़ के, कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी प्रिंसिपल्स को ये वायलेट करता है तो प्रेसिडेंट का रिमूवल का प्रोसेस शुरू हो जाता है लोकसभा और राज्यसभा के अंदर, दोनों में से। गॉट इट? उसके बाद आती है 72 के अंदर पार्डनिंग पावर्स। पार्डनिंग पावर्स इंपॉर्टेंट है, आगे हम डिस्कस करेंगे। 74 इंपॉर्टेंट है। मैंडेट्स द प्रेसिडेंट शैल एक्सरसाइज देयर पावर्स ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने अगर बोल दिया ना कि 200 सांस लेने दिन में, तो भाई वो 200 सांस ही लेगा, वो 201 सांस नहीं ले सकता, बिकॉज उसकी सारी वर्किंग जो है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पे डिटरमाइन है। उसको सारा काम उसी के रिकॉर्डिंग करना है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो बोलेगा वो उसी के तरीके से करेगा। प्रेसिडेंट का खुद का डिस्क्रिप्शन कुछ भी नहीं है इन चीज़ों में। 75 अपॉइंटमेंट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर बाय द प्रेसिडेंट। प्राइम मिनिस्टर भी कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करता है। उसके बाद देखिए, लीडर ऑफ ऑपोजिशन को अपॉइंट करता है। 76 के अंदर हमारे अटॉर्नी जनरल आते हैं। अटॉर्नी जनरल बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट है, विल डिस्कस इट इन लेटर ऑन इन कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस में। बस मेजर समझ लीजिए कि अटॉर्नी जनरल होता क्या है? वो होता है सरकार का वकील। सरकार पे जितने भी कोई केसेस करता है, एग्जांपल यार सिंपल, जैसे स्टेट के अंदर क्या होता है? एडवोकेट जनरल कभी भी किसी का चालान कटता है, आप लोगों को पता है, सबको चालान कटता है, राइट? कभी कभी लाइफ में हर एक बार किसी ना किसी का एक बार चालान कटता है, या किसी दोस्त का कटता है। तो दोस्त का जब चालान कटता है तो किसके अगेंस्ट होता है? अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ दैट स्टेट। सपोज पंजाब में कट रहा है तो राजनारायण वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, वो जो आपका चालान होता है वो स्टेट के अगेंस्ट में होता है, तो उसको कौन डिफेंड करता है? एडवोकेट जनरल। ठीक है, ऐसे मतलब छोटे केसेस में नहीं आता वो, बड़े केसेस में जितने भी होते हैं जो स्टेट का लॉयर होता है या सेंटर का जो लॉयर होता है, अटॉर्नी जनरल, जैसे आधार पे किसी ने केस किया है, ठीक है, तो उसको कौन डिफेंड करेगा सुप्रीम कोर्ट में जाके? दैट इज अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अपॉइंट कौन करता है उसको? प्रेसिडेंट। 77 में देखो, लेजिस्लेटिव पावर्स के अंदर है ये कि कंडक्ट ऑफ गवर्नमेंट बिजनेस एम्पावर्स द प्रेसिडेंट टू मेक रूल्स फॉर द स्मूथ ट्रांजैक्शन ऑफ द बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट। लेजिस्लेटिव हाउस के अंदर, वेदर इट्स बीट पार्लियामेंट, बीट राज्यसभा, बीट लोकसभा, स्मूथ कंडक्ट सेशन का जब भी होगा, विंटर सेशन होगा या मानसून सेशन होगा या समर सेशन होगा, जो भी सेशन हो रहा है उसमें बिजनेस स्मूथली कंडक्ट हो पाए, तो उसको कौन केटर करेगा? दैट इज प्रेसिडेंट। इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट मैंने आप लोगों को बता दिया था, इलेक्टोरल कॉलेज होता है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का सिस्टम होता है, एसटीवी सिस्टम होता है, और सीक्रेट बैलेट होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ओपन बैलेट नहीं है, नॉट ओपन बैलेट, सीक्रेट बैलेट के अंदर। ये बहुत ही माइन्यूट डिफरेंसेस होते हैं या पॉइंट्स होते हैं, आप नोट डाउन करिए इसको, ठीक है। इलेक्टेड एमपीज एंड एमएलएस वोट बेस्ड ऑन द पैरिटी एंड यूनिफॉर्मिटी वैल्यूज, इसका एक सिस्टम होता है, वो अपना कैलकुलेट करने के लिए इसका फॉर्मूला एमपी और एमएलए की वोट का। उसके बाद पढ़ते हैं हम लोग ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट ना। ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर बहुत इंपॉर्टेंट है यार। मैंने आप लोगों को बताया लेजिस्लेटिव पावर्स होती हैं प्रेसिडेंट के पास, करता वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एड एंड एडवाइस से ही है, बट अगर दोनों सेशन, दोनों हाउस जो है वो सेशन में ना हो तब, और स्टेट नेशनल इमरजेंसी की जरूरत भी है, ठीक है, नेशन के इंटरेस्ट में लॉ बनाना जरूरी भी है, तब प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर को यूज करता है। और आर्टिकल उसका कौन सा है? बहुत इंपॉर्टेंट है, 123, ठीक है। गवर्नर का जो है वो 213 है। ओके, जस्ट समझ लो कि प्रेसिडेंट जो सेंटर पर है वही गवर्नर स्टेट पर है। ऑब्वियसली पावर्स में थोड़ा बहुत डिफरेंस है, जैसे डिस्क्रिशनरी पावर गवर्नर के पास ज़्यादा है, प्रेसिडेंट के पास कम है, ठीक है, बट मेजर जो उनका रोल है सेरेमोनियल हेड का, एक तरीके से वो सेम ही है। ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर देखिए, प्रेसिडेंट
It empowers the president to promulgate the ordinances when both houses of parliament, both houses important है यहाँ पर, are not in session. The president can issue ordinance to enact laws that have the same force and effect as laws passed by the parliament. However, ordinance must approved by the parliament within the 6 weeks from its reassembly. Okay, अब इसमें इंपॉर्टेंट ये चीज़ है, ऑर्डिनेंस लॉ का काम करता है एक तरीके से। वो लॉ, एक जो लॉ बनता होता है, सेम उसका फोर्स होता है प्रेसिडेंट के पास जब प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस पास करता है। ऑर्डिनेंस एंड लॉ बोथ आर द सेम थिंग, बट ऑर्डिनेंस पास होगा अगर असेंबली में बैठे, सेशन स्टार्ट हुआ तो उसके 6 हफ्तों के अंदर अंदर ऑर्डिनेंस बनना चाहिए, लैप मतलब वो अप्रूव होना चाहिए दोनों हाउसेस से। अगर अप्रूव नहीं होता इट विल गोना लैप्स। गॉट इट? ठीक है, इसलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन भी है कि 2 सेशन के अंदर जो गैप है वो 6 मंथ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और ऑर्डिनेंस 6 हफ्तों के अंदर अप्रूव होनी चाहिए जब भी हाउस दोबारा बैठता है सेशन में। तो अब इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि मैक्सिमम लाइफ ऑफ ऑर्डिनेंस क्या हो सकती है। मैक्सिमम लाइफ हो सकती है 6 मंथ्स एंड 6 वीक्स प्लस आएगा यहाँ पर 6 मंथ्स प्लस 6 वीक्स मैक्सिमम लाइफ हो सकती है। ओके, गॉट इट? और एक बहुत इंपॉर्टेंट इसके अंदर एक वर्डिंग यूज होती है, 2 चीजें हैं, पैरेलल पावर ऑफ लेजिस्लेशन एंड को एक्सटेंसिव पावर ऑफ लेजिस्लेशन। को एक्सटेंसिव का मतलब होता है कि या तो एक पावर एग्जिस्ट करेगी या दूसरी पावर एग्जिस्ट करेगी। गॉट इट? तो पैरेलल पावर ऑफ लेजिस्लेशन होता है कि दोनों पैरेलली लॉ मेक कर सकते हैं। अब प्रेसिडेंट जब हाउस सेशन में है तब प्रेसिडेंट का कोई तुक नहीं बनता। He don't have any kind of a authority, he don't have any kind of a responsibility also to promulgate any kind of ordinance. But अगर वो उस टाइम पर हाउस में सेशन जो है वो हाउस जो है सेशन में नहीं है, ओके, और उसी टाइम पे वो अपनी ऑर्डिनेंस जो है वो प्रोमलगेट कर सकता है, उसी टाइम पे ऑर्डिनेंस लागू कर सकता है। ठीक है, उस पावर को हम लोग बोलते हैं को एक्सटेंसिव पावर ऑफ लेजिस्लेशन। आई शुड राइट हियर को एक्सटेंसिव पावर ऑफ लेजिस्लेशन। को एक्सटेंसिव पावर ऑफ लेजिस्लेशन। गॉट इट? तो जो हमारी पावर है वो को एक्सटेंसिव है, प्रेसिडेंट की ऑर्डिनेंस मेकिंग पैरेलल नहीं है। पैरेलल पावर तब होती है जब ये भी बनाए लेजिस्लेशन, प्रेसिडेंट भी, और हाउस भी बनाए, बोथ एट द सेम टाइम। ठीक है, और हालांकि प्रेसिडेंट जो होता है वो पार्लियामेंट का, लोकसभा और राज्यसभा का पार्ट नहीं होता। गॉट इट? ये चीज हमेशा याद रखना, प्रेसिडेंट जो होता है वो इंटीग्रल पार्ट होता है पार्लियामेंट का। पार्लियामेंट का एक पार्ट होता है लोकसभा, जिसको हम लोग बोलते हैं लोअर हाउस, और एक पार्ट होता है राज्यसभा। और एक पार्ट होता है प्रेसिडेंट, दैट इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट। आई होप एवरीवन इज क्लियर नाउ। फिर पढ़ते हैं हम लोग इमरजेंसी पावर्स के बारे में। अब इमरजेंसी पावर्स मैंने आप लोगों को बताया कि ये हमेशा न्यूज़ में इसके अराउंड कुछ ना कुछ इश्यूज रहता है। जो रिसेंटली अभी इशू था उत्तराखंड पे था, अरुणाचल प्रदेश में भी था, नॉर्थ ईस्ट स्टेट में भी लगती रहती है, मैक्सिमम टाइम पंजाब में, जम्मू कश्मीर में लगी हुई है। स्टेट इमरजेंसी 3 टाइप की इमरजेंसी होती है जो प्रेसिडेंट इशू करता है। गॉट इट? और इनके आर्टिकल सिंपल हैं याद करने, क्योंकि जो तीनों आर्टिकल्स उनमें 4 का गैप है। लेट्स सी हियर, आर्टिकल 352 नेशनल इमरजेंसी है। नेशनल इमरजेंसी उसको बोलते हैं, 3 बार लगी है। आर्टिकल कौन सा है? 352। 3 आर्टिकल्स हैं, 352 में नेशनल, 356 में स्टेट और 360 में फाइनेंशियल। ओके, +4 गॉट इट? तो थोड़ा ये एक्रोनियम बन जाएगा, इजी है। ओके, एब्रीवेशंस के फॉर्म में आर्टिकल्स को याद रखो। 3 बार लगी है नेशनल इमरजेंसी जो है। ठीक है, नेशनल इमरजेंसी एक्सटर्नल जो इसके ग्राउंड्स होते हैं, या तो एनिमिटी हो किसी स्टेट्स के अंदर, ठीक है, आर्म्ड रेबेलियन हो, मतलब देश के अंदर ही किसी सर्जेंट ने, इंसर्जेंट्स ने या ग्रुप्स ने एक आर्म्ड रेबेलियन कैरी कर लिया हो गवर्नमेंट के ऊपर, स्टेट के अगेंस्ट में। ठीक है, हथियारों के साथ स्टेट पे हमला कर दिया, गवर्नमेंट पे हमला कर दिया,
तब इमरजेंसी लग सकती है, और किसी पार्ट पे लग सकती है और होल ऑफ द इंडिया पे भी लग सकती है। गॉट इट? 3 बार लगी है, ये इसके बेसिक डेफिनेशन है। वॉर जो ग्राउंड्स होते हैं, एक्सटर्नल एग्रेशन और आर्म्ड रेबेलियन। गॉट इट? फर्स्ट इमरजेंसी लगी थी इस एरिया में जब इंडो चाइना वॉर हुआ था, बाय प्रेसिडेंट इंपॉर्टेंट है सर्वपल्ली राधाकृष्णन। सेकेंड इमरजेंसी इंडो पाकिस्तान वॉर पे 71 से लेकर 77 तक, और जो थर्ड इमरजेंसी लगी थी, नॉट 77 तक, ठीक है, यहाँ पर 71 ही आएगा सिर्फ, जो थर्ड इमरजेंसी हमारी लगी थी वो इंटरनल इमरजेंसी थी एक तरीके से। एक्सटर्नल कोई हमें थ्रेट नहीं था, कोई एग्रेशन नहीं था, उसको डार्केस्ट फेस्ट ऑफ इंडियन हिस्ट्री बोला था। 2 साल के लिए लगी थी, इंदिरा गांधी गवर्नमेंट थी उस टाइम पर। ये पढ़ लीजिए, बाय प्रेसिडेंट फरूखुद्दीन अली अहमद ड्यू टू क्लैश अमंग द जुडिशरी सिस्टम एंड लेजिस्लेटिव सिस्टम। एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेशन और जुडिशरी में क्लैश हुआ था, इसकी वजह से ये हमारा 1.5-2 साल के लिए अराउंड जो भी था हमारा ये नेशनल इमरजेंसी या इंटरनल इमरजेंसी लगी थी। उसके बाद देखिए आप आर्टिकल 356 प्रेसिडेंट रूल और स्टेट इमरजेंसी, दोनों नेम है उसके। स्टेट इमरजेंसी इसलिए बोला जाता है क्योंकि स्टेट पे लगती है, एक पर्टिकुलर स्टेट पे लग सकती है, और प्रेसिडेंट रूल इसलिए बोला जाता है क्योंकि स्टेट की जो मशीनरी होती है वो कम्प्लीटली डिसमेंटल हो जाती है। जो रूल करता है वो सेंटर करता है ऑन द नेम ऑफ स्टेट, ऑन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट। गॉट इट? सारा का सारा रूल जो होता है वो सेंट्रल ही देखता है, सेंट्रल गवर्नमेंट ही देखती है उनको। एम्पावर्स प्रेसिडेंट टू एज्यूम द फंक्शंस of the state government if the government state is unable to function as per the provision of the constitution, या इसको बोल सकते हैं in the failure of constitutional machinery, on the breakdown of constitutional machinery। ये constitutions के provisions के तहत या उसके तरीके से अगर आप काम नहीं कर रहे हो या स्टेट गवर्नमेंट उस तरीके से रन नहीं कर रही है तो सिंपली आप प्रेसिडेंट रूल इम्पोज कर देते हो। ओके, आर्टिकल अलाउज द प्रेसिडेंट टू डिसमिस द स्टेट गवर्नमेंट, आर्टिकल अलाउ करता है, बट डिफरेंट स्टेट गवर्नमेंट, बट डिफरेंट सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स आई है, उसमें मेंशन किया गया है कि आप वहाँ की काउंसिल ऑफ मिनिस्टर या वहाँ का जो लेजिस्लेटिव सेटअप है उसको डिसमिस नहीं कर सकते। गॉट इट? ये एक्सेप्शन है इसके अंदर, इंपॉर्टेंट है। एंड इम्पोजेस डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल, ये मैंने आप लोगों को पहले बताया था। एग्जीक्यूटिव जितना भी रूल है या लेजिस्लेटिव रूल है या पॉलिटिकल रूल है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का रहेगा स्टेट पर, इन द मीन फ्रेम ऑफ स्टेट इमरजेंसी। फिर आ जाती है हमारी फाइनेंशियल इमरजेंसी, 360 के अंदर है। फाइनेंशियल इमरजेंसी इन द कंट्री इफ द प्रेसिडेंट इज सेटिस्फाइड विद दैट द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और क्रेडिट ऑफ इंडिया और एनी पार्ट ऑफ इट इज एट अ रिस्क, कि भाई प्रेसिडेंट को लग रहा है कि अब यार फाइनेंशियल क्राइसिस आने वाले, फाइनेंशियल दिक्कत बहुत आने वाली है, ठीक है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी में या मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स जो उतने हमारे होते हैं या ओवरऑल इंडियन इकोनॉमी है उसको खतरा है, तो भाई वो लगा सकता है फाइनेंशियल इमरजेंसी। गॉट इट? अब कई लोग यहाँ पर कहेंगे 1990, ये लगी नहीं है कभी भी, ठीक है, जैसे स्टेट इमरजेंसी है वो तो 125 बार लग चुकी है, 125 प्लस बार लग चुकी है, पर फाइनेंशियल इमरजेंसी आज तक नहीं लगी। हुए हैं क्राइसिस आए हैं पर इमरजेंसी नहीं आई कि इतनी दिक्कत हो जाए। गॉट इट? 1990s में दिक्कत आई थी, वो एलपीजी क्राइसिस, मतलब एलपीजी की जब हम लोग रिफॉर्म्स लेके आए थे हमें फाइनेंशियल क्राइसिस हुए थे, फिर हम लोग आईएमएफ के पास गए, वहाँ पर गोल्ड रखा और एलपीजी रिफॉर्म्स लेके आए हम लोग, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, उससे हमारी चीज़ें सही हो गई थी। ठीक है, वो क्राइसिस थे बट वो मीनवाइल सॉल्यूशन भी उनका निकल गया था, वो फाइनेंशियल इमरजेंसी में वो नहीं हुए थे कन्वर्ट, तो इसलिए आज तक लगी भी नहीं है ये। इसमें क्या होगा यार, जैसे सैलरीज हो गई, ठीक है, फाइनेंशियल पर्क्स हो गए, जितने भी मिलते हैं वो सब रिड्यूस कर दिए जाएंगे। वीटो पावर्स पे आते हैं हम लोगों। वीटो पावर्स इंपॉर्टेंट है यार, क्योंकि लेजिस्लेटिव जो सेटअप है हमारी कंट्री के अंदर पार्लियामेंट में, सिंपल सी बात है, डिफरेंट टाइप ऑफ बिल्स होते हैं, जो लॉज बनते हैं वो पहले बिल होते हैं, वो पार्लियामेंट में जाते हैं, पास होते हैं, कोई एक हाउस से पास होता है, कोई दोनों हाउस से पास होता है, मनी बिल होता है जो सिर्फ एक हाउस से पास होता है, बाकी ऑर्डिनरी बिल हो गया, फाइनेंशियल बिल्स हो गए सेकंड टाइप के, वो दोनों हाउस से पास होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल्स हो गए वो दोनों हाउस से पास होते हैं। ठीक है, इस तरीके में एक तरीके से हमने एक
बैलेंस मेंटेन कर रखा है दोनों हाउसेस के अंदर। समवेयर डाउन द लाइन न्यूमेरिकल मेजोरिटी में थोड़ा बहुत डिफरेंस आ जाता है कि लोकसभा में मेंबर्स ज़्यादा है, राज्यसभा में मेंबर्स कम है, बट स्टिल जो हमारा जो लेजिस्लेटिव प्रोसेस ऑफ इनेक्टमेंट ऑफ लॉ है वो दोनों हाउस से होकर गुजरता है, और उसमें प्रेसिडेंट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है, क्योंकि प्रेसिडेंट के पास लास्ट में बिल जाता है और वही डिसाइड करता है वेदर इट विल बी गोइंग टू अ लॉ और नॉट। गॉट इट? तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के अंदर आर्टिकल 111 के अंदर वीटो पावर्स मेंशन की गई है, जहां प्रेसिडेंट के बारे में बताया जाता है कि भाई इतनी मेरे पास पावर है, मेरे पास अगर कोई भी बिल आएगा मैं उसको अप्रूव करूंगा, मैं उसको जेब में डालूंगा, मैं उसको वापस भेज दूंगा, मैं उसको असेंट विदहोल्ड करके रखूंगा। ठीक है, तो इस तरीके की 3-4 वीटोज मेंशन है। 3 ही वीटो हमारे इंडिया में यूज होती है, चौथी क्वालिफाइड वीटो है वो हमारे यहाँ यूज नहीं होती, वो यूएस में यूज होती है। तो 3 वीटो जो है हमारी, हम उसको डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है एब्सोल्यूट वीटो। व्हेन दे रिफ्यूज टू गिव देयर असेंट टू अ बिल पास्ड बाय द बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, once the president exercises an absolute veto, the bill does not become law and it cannot be reintroduced in the same session of the parliament. सेम सेशन में नहीं होगा, प्रेसिडेंट विदहोल्ड कर लेता है अपना असेंट, ठीक है, और सेम सेशन के अंदर दोबारा रीइंट्रोड्यूस नहीं होगा बिल। प्रेसिडेंट मे एम्प्लॉय एन एब्सोल्यूट वीटो इफ दे बिलीव दैट द बिल इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल और अगेंस्ट द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री। गॉट इट? प्रेसिडेंट तभी एक्सरसाइज करेगा जब उसको लग रहा है कि यार ये बिल जो है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और बिल में दिक्कत है कुछ, जो हमारे लार्जर इंटरेस्ट ऑफ सोसाइटी है उसके अगेंस्ट में जा रहा है ये बिल। फिर आता है हमारा सस्पेंसिव वीटो। अब सस्पेंसिव वीटो इंपॉर्टेंट है क्योंकि इट रेफर्स टू द प्रेसिडेंट पावर टू विदहोल्ड देयर असेंट टेम्परेरीली thus सस्पेंडिंग द बिल फ्रॉम बिकमिंग अ लॉ। कि हम देंगे, असेंट देंगे बट अभी नहीं, ओके, दे रिटर्न द बिल, उसमें रिकमेंडेशन वगैरह डालते हैं सब कुछ कि आप वापस कर लो, और उसके बाद आप रिकमेंडेशन के साथ लेके आओ, असेंट जरूर देंगे बट विदहोल्ड करते हैं। गॉट इट? इंस्टेड ऑफ गिविंग और डिनाइंग, the president returns the bill to the parliament asking for reconsideration or amendments. Got it? If the bill is passed, और यहाँ पर इंपॉर्टेंट एक और प्रोविजन है कि अगर बिल दोबारा बिना देखे, सपोज प्रेसिडेंट ने भेजा और पार्लियामेंट वालों ने कहा कि अरे हमें देखना ही नहीं है, एज इट इज पैकिंग में ही वापस भेज दिया, तो भाई वो फिर से पास करना पड़ेगा प्रेसिडेंट को, उस पर उसकी कोई डिस्कशन नहीं चलेगी। गॉट इट? उसके बाद आती है हमारी पॉकेट वीटो। पॉकेट वीटो बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉकेट वीटो के अंदर क्या सीन होता है, फर्स्ट टाइम ज्ञानी जैल सिंह ने वो प्रैक्टिस करी थी। पॉकेट वीटो ये होता है कि प्रेसिडेंट ना तो बिल वापस भेजता है, ना असेंट के बारे में कुछ बताता है, बस वो जेब में डाल के रख देता है। ठीक है, ये हुआ था प्रेसिडेंट, ये प्रैक्टिस किया था ज्ञानी जैल सिंह ने। प्रेसिडेंट जो ज्ञानी जैल सिंह थे हमारे 86 के अंदर, उन्होंने ये चीज़ प्रैक्टिस करी थी। गॉट इट? तो ये थी सारी की सारी वीटो पावर विद रिस्पेक्ट टू लेजिस्लेटिव प्रोसेस। फिर आता आर्टिकल 72। इसमें डिफरेंट हैं, बस यही पार्डन, सस्पेंड, रिमिट, कम्यूट। ठीक है, इसके अंदर मेजरली जो बात होती है हमारी वो कॉन्विक्ट से रिलेटेड होती है कि कोई फांसी की सज़ा लगी हुई है, किसी को अपनी सज़ा रिड्यूस करवानी है, या किसी भी मुजरिम को या किसी भी कैदी को अपनी सज़ा का नेचर चेंज करवाना हो, या कोई फिजिकल वो इशू हो, फिजिकल एक तरीके से डिसएडवांटेज हो, किसी भी जैसे प्रेग्नेंट वुमेन है तो उसको अपनी पनिशमेंट का नेचर चेंज करवाना, तो उन चीज़ों के बारे में बात होती है। ये जुडिशियस पावर होती हैं, और यहाँ प्रेसिडेंट मार्शल कोर्ट का जो जजमेंट होता है, मार्शल कोर्ट की पनिशमेंट होती है, उसको भी चेंज कर पाती है। लेजिस्लेटिव हम लोगों ने स्टार्टिंग में डिस्कस किया ही था कि सेशन को समन करना, कि सेशन में आ जाओ, डिसॉल्व करना लोकसभा को, प्रोडोक करना, खत्म करना सेशन को, ये सब पावर किसके पास होती है? प्रेसिडेंट के पास में। गॉट इट? ज्वाइंट सिटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। ज्वाइंट सिटिंग कौन एड्रेस करता है? ज्वाइंट एड्रेस भी पार्लियामेंट को करता है जब फर्स्ट सेशन होता है लोकसभा और राज्यसभा का। लोकसभा का जब फर्स्ट सेशन होता है तो उसको एड्रेस कौन करता है? ये ज्वाइंट दोनों हाउसेस को कौन एड्रेस करता है? दैट इज प्रेसिडेंट। ज्वाइंट सिटिंग जब दोनों की बैठती है, सपोज डेडलॉक हो गया, कोई बिल पास नहीं हो रहा दोनों, ठीक है, कोई ऑर्डिनरी बिल है जिसपे डेडलॉक बना हुआ है कि लोकसभा पास करिए, राज्यसभा पास नहीं करिए, राज्यसभा पास करिए, लोकसभा पास नहीं करिए, तो उस डेडलॉक को रिजॉल्व करने के लिए कौन आएगा? प्रेसिडेंट। वो दोनों की ज्वाइंट सिटिंग के ऊपर बैठेगा। गॉट इट?
फिर लेजिस्लेटिव पावर्स आती हैं हमारी डिफरेंट। आप देख सकते हैं अपॉइंटमेंट्स किस किस को करता है, बहुत कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट जितनी भी है मैक्सिमम पे प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, बीट सुप्रीम कोर्ट का जज, अटॉर्नी जनरल, एडवोकेट जनरल को रिमूव करता है, सॉरी, ठीक है, कैग ऑफिस हो गया, यूपीएससी का चेयरमैन हो गया, स्टेट जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन का चेयरमैन हो गया, ये सब के अपॉइंटमेंट्स कौन देखता है? प्रेसिडेंट। यू कैन, और स्पीकर का हो गया, डिप्टी स्पीकर का हो लोकसभा का, चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, ये सब नॉमिनेशन पावर्स हैं इसकी बहुत इंपॉर्टेंट प्रेसिडेंट की। राज्यसभा के अंदर ये 12 मेंबर्स नॉमिनेट करता है इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर, सोशल साइंस, आर्ट एंड सोशल वेलफेयर। ओके, ये 4 फील्ड्स हैं जिसके अंदर प्रेसिडेंट जो है वो नॉमिनेट करता है। सिमिलरली लोकसभा के अंदर भी 2 मेंबर नॉमिनेट करता है एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के, बट रीसेंट अमेंडमेंट से जो ये एंग्लो इंडियन कम्युनिटी का जो नॉमिनेशन है वो खत्म कर दिया गया है। गॉट इट? डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ एमपीज देखता है प्रेसिडेंट, कंसल्ट्स द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ऑन क्वेश्चंस ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ एमपी व्हेन नीडेड। अगर इसको जहां लगता है कि एमपी का डिस्क्वालिफिकेशन होना चाहिए तो इलेक्शन कमीशन से कंसल्ट करते हैं। गॉट इट? प्रायर अप्रूवल टू सर्टन बिल्स। अब कुछ बिल है ना जो इंट्रोड्यूस करने से पहले इसकी प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन ली जाती है, उसकी रिकमेंडेशन के बिना नहीं होते। सपोज कोई स्टेट नया क्रिएट करना है, आर्टिकल 2, 3, 4 इसी के बारे में है, 1 से लेकर 4 स्टेट्स के बारे में है, स्टेट्स एंड देयर यूनियन टेरिटरीज, उसके बारे में। तो कोई नया आर्टिकल या नया स्टेट जो है हमें क्रिएट करना है, 2 स्टेट्स को मर्ज करके या एक स्टेट से दूसरा स्टेट निकालना है, तो ये सारे के सारे बिल होते हैं वो प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन से इंट्रोड्यूस होते हैं। मनी बिल हो गया, एक फाइनेंस बिल होता है, फाइनेंस बिल टाइप 1, वो किसकी रिकमेंडेशन से इंट्रोड्यूस होता है? प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन से। ये तीनों बिल बहुत इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज भी, प्रीलिम्स में भी आ चुके हैं इसके रिगार्डिंग, क्योंकि ये 3 सिर्फ बिल ऐसे ही हैं जो प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन से होते हैं, बाकी आप इंट्रोड्यूस कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि जितने भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल कमीशंस हो गए, ओके, कैग की रिपोर्ट्स हो गई, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की रिपोर्ट्स होगी, फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट्स होगी, फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट्स होगी, यूपीएससी की रिपोर्ट्स होगी, ये सब पार्लियामेंट में ले डाउन कौन करता है? दैट इज प्रेसिडेंट इटसेल्फ। प्रेसिडेंट का इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है क्योंकि एक तरीके से कह सकते हैं जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिसेज हैं और एक पार्लियामेंट है, उन लोगों के बीच में एक चेन है, उन लोगों का एक कमीशंस को और जितने भी स्टैट्यूटरी बॉडीज हैं उनको रिप्रेजेंट करता है पार्लियामेंट के अंदर, क्योंकि इनकी सारी टेबल्स, इनकी जितनी भी रिपोर्ट्स होती हैं उन सबको टेबल कौन करता है? प्रेसिडेंट इटसेल्फ। तो जो लेजिस्लेटिव पावर्स होती हैं उसके अंदर हमारा मेजर फोकस होता है कि जितने भी रिपोर्ट्स हैं, जितना भी सेशन के रिगार्डिंग या हाउस के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन होता है वो सब प्रेसिडेंट टेक केयर करे, उसको अच्छे से देखे ताकि स्मूथ फंक्शनिंग हो पाए हाउस की, सेशन अच्छे से हो पाए, जितने भी कमीशंस हैं, जितने भी हमारी स्टैट्यूटरी बॉडीज़ हैं उन सब का पोर्ट्रेयल पार्लियामेंट में उनकी रिपोर्ट्स, ठीक है, प्रॉपर्ली टेबल्ड हो पाए, इन सब चीज़ों के ऊपर प्रेसिडेंट कंसल्ट करता है। प्रेसिडेंट एज अ ओवरऑल जो इसका पोजीशन है वो सेरेमोनियल ही है, ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट क्वेश्चंस हमेशा आपके प्रेसिडेंट के अराउंड रिवॉल्व करेंगे, प्रेसिडेंट पार्लियामेंट के अराउंड ही रिवॉल्व करेंगे कि इसके रोल को और इफेक्टिव बनाने के लिए क्या कर सकते हैं, इसके विद रिस्पेक्ट टू अमेंडमेंट जैसे 42nd और 44th अमेंडमेंट प्रेसिडेंट के रिगार्डिंग है, ये प्रेसिडेंट के रिगार्डिंग फैक्ट्स है, क्योंकि डायरेक्ट एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चन आएगा वो प्रेसिडेंट के रिगार्डिंग आएगा। प्राइम मिनिस्टर के रिगार्डिंग इतने क्वेश्चंस बनते ही नहीं है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन जो है वो प्राइम मिनिस्टर का ज़्यादा, मतलब प्रेसिडेंट का ज़्यादा मेंशन है। प्रोविजंस हो गए, आर्टिकल्स हो गए, या सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स होगी, जितनी भी जजमेंट्स है, ऑर्डिनेंस के रिलेटेड जजमेंट हो गई या पार्डनिंग पावर के रिलेटेड कोई जजमेंट है, वो दे आर वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर योर मेंस एग्जामिनेशन। ओके, तो प्रेसिडेंट को इस तरीके से आपको पढ़ना चाहिए कि ओवरऑल आपका कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच हो। एक तो उसके बेसिक कीवर्ड्स आप लोगों को पता होने चाहिए, ठीक है, ऑर्डिनेंस में अगर बोलूँ तो आपको आर्टिकल याद आना चाहिए, वीटो पावर अगर बोलूँ मैं आपको आर्टिकल पता होना चाहिए, ठीक है, कौन से वीटो पावर्स हैं, सस्पेंसिव में क्या डिफरेंस है, एब्सोल्यूट में क्या डिफरेंस है, पॉकेट में क्या डिफरेंस है, सिमिलरली पार्डनिंग पावर में रिस्पाइट और कम्यूट में क्या फर्क है। तो ये चीज़ें बहुत माइन्यूट डिफरेंस होती हैं, बट दे शुड बी योर टॉप मोस्ट प्रायोरिटी विद रिस्पेक्ट टू द प्रेजेंट पार्ट। ओके, सो गाइस, थैंक यू वेरी मच। ओके, थैंक यू फॉर दिस लेक्चर।